ज्योग्राफी के लिए बेटा अभी थोड़ा सा ऐसे ही अल्टरनेट चलने दीजिए। मध्य जून के बाद थोड़ा सेचुरेट होने लगता है, बच्चे फिर लौटने लगते हैं, तो कुछ रेगुलर कर देंगे, फिर हो जाए कोई दिक्कत। तो ज्योग्राफी में कहाँ तक बेटा थे हम लोग, बताएं। अच्छा, मध्य मंडल लिखना है। अच्छा, समताप में ही उलझ गए थे हम लोग। तो समताप मंडल में अभी थोड़ा सा बात और कर लेते हैं। मैंने आपसे बताया कि समताप मंडल का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा मतलब जो 30 से 50 किलोमीटर का जो रेंज है, वहां ओजोन गैस के दिखता होती है ना बेटा। तो ओजोन गैस मैंने आपसे बोला था कि पूरी धरती के लिए एक सनस्क्रीन जैसा काम करती है, यानी अल्ट्रावायलेट रेज से धरती को प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रावायलेट रेज बहुत हाई एनर्जी वाली रेज होती है, उनके पास ऊर्जा बहुत अधिक होती है। सूर्य के प्रकाश में कितना अभी पूछा, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए हम ये सब बताते रहते हैं आपको। अभी जो पीसीएस परीक्षा हुई उसमें पूछा कि अवरक्त किरणें सूर्य के प्रकाश के कितने प्रतिशत के बराबर होती है। संभवतः आईएएस में पूछा है, यानी 28 को पूछा है, या फिर 18 को जो परीक्षा हुई पीसीएस की 14 को, तब पूछा है। कब पूछा बेटा? 28 आईएएस में पूछा। अवरक्त किरणें कितनी होती, तो इसीलिए हम डेटा हमेशा बताते रहते हैं आपको। 48% होती। अभी आएगा ज्योग्राफी, अभी आएगी तो हम विस्तार से बात करेंगे। यानी जो इंसुलेशन है, सूर्य का प्रकाश जो धरती पे है, उसका लगभग लगभग मान के चलो कि 50% के आसपास ये है। तो 50% 2/3 तो नहीं होता। और परीक्षा में पूछा था, एक विकल्प दिया था कि 2/3 होती है। 2/3 का मतलब कितना होता है? अरे 2/3 का मतलब कितना होता है बेटा? अरे 70-75% से अधिक हो तभी हम मानेंगे, यानी 60-65 से तो ज्यादा हो ही, तो गलत विकल्प। हाँ, ये बताएं कि अल्ट्रावायलेट रेज सूर्य के प्रकाश का कितना होता है? अरे ये भी कुछ होता होगा ना, ये अबाउट 6% होता है। यानी सूर्य के प्रकाश में टोटल हिस्से का 6% अल्ट्रावायलेट रेज होती है, हाई एनर्जी वाली होती है। और ये अगर पृथ्वी पे आए तो जीव जंतु वनस्पतियों के लिए ये नुकसानदेह होती है। तो धरती का एक ऐसा सिस्टम ही बना जो इसको फिल्टर कर लेता है ना, लगभग हमको बचा लेता है। इसको क्षति पहुंच रही है बेटा, यानी ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले कुछ कारक धरती पे हैं, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि सबसे बड़ा कारक जो है वो सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी फ्रिज अथवा एसी में भरी जाने वाली सीएफसी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नुकसानदेह ये नहीं होती, क्योंकि इसमें जो क्लोरीन है, ये बॉन्ड बनाए रहती है। लेकिन परेशानी तब होती है जब इनकी मुलाकात नेक्रियास क्लाउड से हो जाती है, तो क्लोरीन पृथक हो जाती है ना, सक्रिय हो जाती है, क्लोरीन भी पृथक हो जाती है। और इन सबों को ऑक्सीजन बहुत पसंद है, और जहां ऑक्सीजन के मालिक्यूल मिलते हैं उसको ये। अच्छा, कभी कभी देखा है आकाश में एक प्रकाश की लकीर जैसा, धुएं की लकीर जैसा, कभी देखा होगा? अरे तो आए दिन की घटना है बेटा। कभी कभी हम देखते हैं तो एक धुएं की लकीर और आगे कोई विमान या कोई इस तरह की चीज जाते हुए आपको दिखती है ना, वो क्या होता है? गांव में या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं कहते हैं रॉकेट जा रहा है, रॉकेट, है ना। कितना रॉकेट जा रहा है भैया, आए दिन तो देखने को मिलता है। नहीं, वो जेट प्लेन है, वो जेट फाइटर प्लेन है। तो जेट प्लेन का जो एग्जॉस्ट से जो धुआं निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये बहुत नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। ठीक है बेटा, तो थोड़ा ये भी जोड़ लें तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, लिखें ओजोन परत को, उसी में देखो एक लाइन कहीं बढ़ाओ। ओजोन परत को फ्रिज अथवा एसी में भरी जाने वाली सीएफसी गैस, फ्रिज अथवा एसी में भरी जाने वाली कौन बेटा?
CFC गैस, CFC माने क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तथा जेट वायुयान के उड़ान के समय उत्सर्जित होने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड, उत्सर्जित होने वाले क्या बेटा, नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या करते हैं बेटा, क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, एक बच्चे ने हमसे प्रश्न पूछा तो मुझे लगता है मैं आपसे शेयर करूं। उसने कहा कि सर फ्रिज और एसी में जो गैस भरी जाती है तो फ्रिज एसी में ही रहती है, तो वो कैसे नुकसान पहुंचाती है, और गैस नहीं रहेगी तो फ्रिज एसी चलेगी ही नहीं। तो आपको नहीं लगता कि प्रश्न तो बड़ा अच्छा पूछा था? अरे भाई, ये गैस पैक्ड रहती है, वो सिस्टम से बाहर नहीं निकल पाती, ये कैसे नुकसान पहुंचाती है? तो आइंस्टाइन हर वक्त में मौजूद रहते हैं। कुछ बच्चे हैं आइंस्टाइन से थोड़ा कम थोड़े ही हैं। अरे मित्र, एक बात मुझे बताओ, इस धरती पर कितने एसी और कितने फ्रिज होंगे? खाली कल्पना करके देख लो। तो भैया जी, अभी अभी नया खरीदे हो ना, तो अभी तो ठीक ठाक ही चलेगा ना। 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, कभी खराब होगा। और जब खराब होगा तो और कुछ हो ना हो, गैस तो पक्का रिलीज हो जाएगी। तो आप कल्पना करिए कि इस धरती पर कितने एसी और कितने फ्रिज की गैस प्रतिदिन रिलीज होती होगी। नए वाले में थोड़ी तकलीफ है, लेकिन नया वाला भी कभी न कभी पुराना तो होगा ना। तो अब आए दिन कोई ना कोई पुराना हो रहा है, ये गैसें नुकसान पहुंचा रही हैं। लेकिन नुकसान भी सीधे सीधे कहां पहुंचा रही हैं? ये तो अभी आजकल जो फ्रिज और एसी में गैस आ रही है ना बेटा, वो CFC नहीं आ रही है, प्रतिबंध कर दिया गया इसको। अब इसमें कुछ और कंपाउंड मिला के दिया जा रहा है ताकि वो किसी हालत में नुकसान न पहुंचा सके, तो वो समस्या। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पे हर वर्ष ये घटना तो होती है। सितंबर से नवंबर के बीच में वो परत पतली होती है, लेकिन आपको टेंशन और चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर वो ठीक हो जाती है। ये हमेशा की घटना है बेटा। बस वही लगभग 200-220 डॉप्सन के आसपास उसकी मोटाई हो जाती है तो थोड़ा गड़बड़ महसूस होता है, फिर धीरे धीरे वो 300, 325 डॉप्सन के आसपास पहुंच जाता है, जो नॉर्मल हो जाता है। ये सब चर्चा आपसे हो चुकी है बेटा। अब लिखिए मध्यमंडल। लिखें, यह समताप मंडल, सॉरी, यह सममंडल की आखिरी सीमा का निर्धारण करता है। यह क्या करता है बेटा? सममंडल के आखिरी सीमा का निर्धारण करता है। सहमत है? सममंडल कहां तक था बेटा? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक था ना। तो कहा जाता है यह सममंडल की आखिरी सीमा का निर्धारण करता है, यानी ये सममंडल की 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। थोड़ा डिटेल में आ जाइए। लेकिन इसका विस्तार 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। 50 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर कहां तक बेटा? 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ये तथ्यात्मक चीजें हैं बेटा, जो दिमाग में रखना है। इस मंडल की एक खासियत और है बेटा, तो उसको लिखना पड़ेगा। लेकिन इस मंडल की एक विशेषता यह है कि यहां भी ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है। यहां भी ऊंचाई के साथ साथ किसमें बेटा? तापमान में कमी आती है, टेम्परेचर रिड्यूस होता है। तो तापमान कहां कहां घटता हुआ मिला? अभी क्षोभ मंडल में मिला, ट्रोपोस्फेयर में। बोल नहीं रहो बेटा।
समताप मंडल में तापमान में कमी नहीं मिली, तापमान स्थिर था, फिर तापमान घट रहा है कहां? मध्य मंडल में। लेकिन इसमें एक बड़ी मजेदार बात है बेटा जो आपको समझना है, यानी जो टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, पर ध्यान से देखो, जो हम लोगों का सममंडल है, सममंडल माने होमोस्फेयर, भूल रहे हो, कहां से कहां तक है बेटा? 0 से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इसमें हमने 3 भागों में इसको बांटा था। एक को हमने क्या कहा था बेटा? क्षोभ मंडल, इंग्लिश में क्या कह रहे थे इसको? ट्रोपोस्फेयर। और दूसरा क्या था हम लोगों का? समताप मंडल। बोल नहीं रहे बेटा, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। और तीसरा अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है बेटा? मध्य मंडल। क्या कहते हैं इसको बेटा? हाँ, ये तो बाकी चीजें तो हम लोगों ने देखा ही, लेकिन इसमें एक चीज नोटिस किया होगा आपने कि टेम्परेचर रिड्यूस यहां भी देखा जाता है और टेम्परेचर रिड्यूस यहां भी देखा जाता है, लेकिन समताप मंडल में तापमान में कमी नहीं होती ऊंचाई के साथ साथ, यानी तापमान स्थिर रहता है। और स्थिर न रहे तो फिर इसको समताप मंडल काहे कहे? तापमान स्थिर होता है, इसीलिए तो समताप, तापमान सम बना रहता है। क्लियर है बेटा? अब इसमें थोड़ा डिफरेंस आपको देखना है। क्षोभ मंडल में जो ऊंचाई के साथ साथ तापमान में कमी आती है उसका एकदम क्लियर लैप्स रेट है, यानी इसका जो टेम्परेचर लैप्स रेट है वो एकदम क्लियर है। 165 मीटर की ऊंचाई पे 1 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है बेटा? यहां कोई लैप्स रेट नहीं है, यानी यहां कोई लैप्स रेट नहीं है, मिल नहीं पाया। लेकिन एक बात तय देखी गई कि नीचे के तापमान से ऊपर के तापमान में कमी है, लेकिन इस कमी का कोई स्पष्ट रेट नहीं मिल पाया। जैसे यहां पे रेट मिल गया, क्लियर है बेटा? उसके कई कारण हो सकते हैं, उसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले चर्चा ये करेंगे कि क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम क्यों हुआ था। अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, क्षोभ मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्यों घटा था? क्योंकि वायुमंडल डायरेक्ट सनलाइट से गर्म नहीं हो रहा था, वो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से गर्म हो रहा था। तो बात समझ में आ रही है, ये मध्य मंडल में ऊंचाई के साथ साथ तापमान क्यों घट रहा है? जी बेटा, नहीं अभी इतना तो नहीं गड़बड़ है, वो तो विषम मंडल में जाके थोड़ा मामला गड़बड़ होगा। हाँ थोड़ा सा विरल है गैसें, तो विरल है तो हर जगह एक होना चाहिए। देखिए जब आप किसी चीज की व्याख्या करें तो आपका दिल भी कहे कि हाँ ठीक है, मन भी कहे कि हाँ सही लग रहा है। आप जो बोल रहे हो आपका मन कह रहा है कि सही है, नहीं भाई डेफिनेटली अगर इसका टेम्परेचर अगर नीचे से ऊपर की ओर घट रहा है तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। गड़बड़ आपने पढ़ा है और उसके बाद भी आपके दिमाग में नहीं आ रहा है। मध्य मंडल के ठीक नीचे कौन है? समताप मंडल। समताप मंडल का कोई हिस्सा है उसके नीचे? ओजोन मंडल है, भूल रहे हैं आप। अरे ओजोन मंडल समताप मंडल के ऊपरी भाग में पाई जाती है ना, तो मध्य मंडल के ठीक नीचे कौन है बेटा? ओजोन मंडल। और ओजोन मंडल की खासियत आपने पढ़ा है कि ओजोन मंडल पराबैंगनी किरणों को लौटाती नहीं है, अवशोषित करती है। अगर वो अवशोषित करेगी, एब्जॉर्ब करेगी,
तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर कुछ ना कुछ बढ़ेगा। बढ़ने के मामले में आप थोड़े कच्चे खिलाड़ी हो। बढ़ने का मतलब आप हमेशा पॉजिटिव समझते हो। अरे भैया जी, -70 डिग्री मिला था, अगर यहां -40 है तो टेम्परेचर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ने का मतलब ये थोड़ी है कि पॉजिटिव हो जाए तभी बढ़ेगा। अरे कहीं -70 टेम्परेचर है और कहीं -30 टेम्परेचर है, तो बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि जहां -30 है वहां तापमान ज्यादा है। ये मत समझिएगा कि ओजोन मंडल में टेम्परेचर मई जून वाली हालत हम लोग क्या हो जाती है। टेम्परेचर वहां पे थोड़ा ज्यादा रहता है, एक्सेलरेट करता है। अरे भैया सीधी सी बात है कि जब आप उष्मा को अवशोषित करोगे तो डेफिनेटली आपका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ता है और ये टेम्परेचर को रिलीज जरूर करेगी। बोल नहीं रहे। तो जब ये टेम्परेचर को रिलीज करेगी तो जाहिर सी बात है उसके तुरंत ऊपर थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे तापमान घटता चला जाता है। क्लियर हुआ बेटा? क्षोभ मंडल वाला मामला कुछ अलग है, इसका मामला कुछ अलग। क्लियर है बेटा? हाँ, विकिरण दोनों में है, रेडिएशन दोनों में है। वहां रेडिएशन पृथ्वी कर रही थी, यहां रेडिएशन ओजोन कर रहा है। लिख ले बेटा। हाँ, लास्ट लाइन जरा बोल दो। कमी आती है, परंतु यहां कोई स्पष्ट ह्रास दर नहीं पाया जाता। यहां कोई स्पष्ट क्लियर ह्रास दर नहीं पाया जाता, लैप्स रेट नहीं पाया जाता। क्लियर है बेटा? हाँ, मध्य मंडल की सीमा पर, मतलब मेसोपास कहते हैं इंग्लिश में। मध्य मंडल की सीमा पर इंग्लिश में क्या शब्द है बेटा? मेसोपास, है ना? हाँ, ब्रैकेट में जरूर लिख लो, आपको याद रहेगा। 90 किलोमीटर की ऊंचाई पर, वही तो आखिरी सीमा है ना बेटा। तापमान -110 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। तापमान कितना बेटा? -110 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। तो इधर आओ, यहां भी तापमान घटता है ऊंचाई के साथ साथ, यहां भी घटता है ऊंचाई के साथ साथ। यहां स्पष्ट लैप्स रेट है, यहां कोई स्पष्ट लैप्स रेट नहीं है। यहां जो घटता है उसके पीछे पृथ्वी का पार्थिव विकिरण है, यहां जो घटता है उसके पीछे, उसके नीचे ओजोन मंडल है। यहां जो इसकी बाउंड्री में तापमान मिल रहा है हम लोगों को, वो मिल रहा है -70 डिग्री सेल्सियस, और यहां जो तापमान हमको इसकी बाउंड्री पे मिला वो मिला -110 डिग्री सेल्सियस। तो मुझे लगता है आप बता ही सकते हो कि हमारे पूरे वायुमंडल पृथ्वी सहित, पृथ्वी को भी शामिल कर लो, धरती को भी शामिल कर लो, धरती और वायुमंडल सबको मिला लें एक साथ, तो सबसे कम तापमान माउंट एवरेस्ट पर या साइबेरिया में नहीं है। सबसे कम तापमान कहां है बेटा? मध्य मंडल। अच्छा, कल को मैं एक आपसे प्रश्न पूछूं, सबसे कम तापमान कहां है? सही विकल्प का चयन करिए, और आपको हम विकल्प देने लगे। हिमालय के द्रास क्षेत्रों में, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों पर, रशिया के साइबेरिया के क्षेत्रों में, और मध्य मंडल। मुझे लगता है आप समझ रहे हैं आपको क्या करना है। मध्य मंडल देखो, घेरेंगे कैसे बेटा, वो उनकी जिम्मेदारी है। नॉलेज देने की मेरी जिम्मेदारी है, और उसी ज्ञान से उस घेरे को तोड़ के बाहर निकल जाना है हमें। वो घेराबंदी तो करेंगे, चक्रव्यूह तो बनाएंगे ही, अभिमन्यु आपको बनाने की कोशिश तो करेंगे ही, लेकिन हमें बच के निकलना है बेटा। वो कैसे घेरेंगे, किस तरह से पूछेंगे,
ये उनकी स्ट्रेटेजी है, ये उनकी योजना है। लेकिन आप अगर चीजों को जान रहे हो, समझ रहे हो, तो मुझे लगता है घेराबंदी चाहे जैसे करें, अपने बुद्धि विवेक अपने कौशल से बच निकलेंगे। ये सब चीजें बेटा बहुत सहज है, एग्जामिनर इसको बहुत मुश्किल बना देगा क्वेश्चन पूछ के। क्लियर है? तो सतर्क रहिएगा। हो गया बेटा? अब हेडिंग बना लीजिए। हाँ नहीं, हेडिंग मत बनाइए, एक नोट लिख लीजिए, एक नोट लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखें, सर्वाधिक कम तापमान, सर्वाधिक कम तापमान मध्य मंडल की सीमा पर ही प्राप्त होता है। सर्वाधिक कम तापमान कहां बेटा? मध्य मंडल की सीमा पर ही प्राप्त होता है। कुछ क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बेटा। वो है बेटा कौन सा? विषम मंडल। तो हेडिंग बना लें। अगला क्या बेटा? विषम, हाँ, मंडल। एक्चुअल में एक हमारे मित्र ने कल कमेंट किया कि बोर्ड पे थोड़ा बड़ा बड़ा सर लिखे दिखाई नहीं देता है, तो कोशिश कर रहा हूं भाई थोड़ा बड़ा बड़ा हो जाए। विषम मंडल इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? हेट्रोस्फेयर। विषम मंडल कहां से कहां तक था बेटा? आपको बताया था मैंने। हाँ, 90 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर जहां तक वायुमंडल है वहां तक ये पाया जाता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग दो भागों में बांटते हैं, बड़े बड़े दो हिस्से में बांट लेते हैं। एक को हम लोग कहते हैं आयन मंडल, इंग्लिश में आयनोस्फेयर। क्लियर है बेटा? और एक को हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्मंडल, है ना? वाह्यमंडल, हिंदी बड़ी समृद्ध भाषा है। बाहरी मंडल, इंग्लिश में बेटा एक्सोस्फेयर। क्या कहते हैं बेटा? एक्सोस्फेयर या एक्सोस्फेयर, जो भी प्रोनाउंस करें। बहिर्मंडल। अब थोड़ा इसका भी विस्तार देखना पड़ेगा। अरे भाई 90 किलोमीटर तो है ही है, तो 90 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर लगभग 600 किलोमीटर की ऊंचाई। हाँ, इसकी भी ऊंचाई को अलग अलग किताबों में थोड़ा अलग अलग मिल सकता है, तो घबराइएगा मत। कहीं 800 मिल जाएगा, कहीं 400 मिल जाएगा, लेकिन मोटा मोटा 600। और ये 600 किलोमीटर से लेके जहां तक हम लोगों का वायुमंडल हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहिर्मंडल। सबसे अधिक विस्तार मुझे लगता है अगर किलोमीटरों में देखें तो बहिर्मंडल का ही है, लेकिन ये खाली नाम का है भैया, कुछ है नहीं, यहाँ काम का कुछ है नहीं, बस नाम का वायुमंडल का हिस्सा वो दिखता है। क्लियर बेटा? तो मुझे लगता है डिमार्केशन तो किया ही होगा, बारी बारी से चर्चा करते हैं और आज निपटाते हैं बेटा इसे। लिखें, विषम मंडल हेडिंग बना लिया बेटा? तो दो भागों में बांटा ही था पहले दिन, फिर से लिख ले। इसे हम दो भागों में बांटते हैं, इसे हम दो भागों में क्या करते हैं बेटा? विभाजित करते हैं। दोनों का नाम लिख डालो बेटा और बारी बारी से चर्चा कर लेते हैं सबकी। तो पहला कौन है बेटा? आयन मंडल। तो थोड़ा अब इसको लिख ही डाला जाए, क्लियर कर लिया जाए पहले। आयन मंडल और बहिर्मंडल तो हेडिंग बना लिया है ना, सब हेडिंग।
अब उसमें से पहला हेडिंग बना लो क्या बेटा, आयन मंडल। जल्दबाजी है तो दो फार्मूला है मेरे पास, एक 60 टिक वाला 5 मिनट में निपट जाएगा, है ना, और एक थोड़ा सा आराम से, हड़बड़ी नहीं। आयन माने, आयन माने है? हाँ, पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे आपने सुना कि पढ़ा भी होगा कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3, लेकिन हायर एजुकेशन में एक और बढ़ जाती है। अरे बहुत हो जाती है। बताइए एक चीज बताओ कि जब हम गैसों को गर्म करते हैं, उसका टेम्परेचर, जैसे किसी तरल को आपने गर्म किया तो गैस हो गई, ठोस को गर्म किया तो तरल हो गई, तरल को गर्म किया तो गैस हो गई। अब गैस के भी पीछे पड़ गए, तो गैस का टेम्परेचर जब आप बढ़ाएंगे तो गैसें आयोनाइज्ड हो जाती हैं, धन और ऋण आवेश में टूट जाती है। तो जब ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, तब उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आयन। और इसलिए हम बोलते हैं कि धन आयन और ऋण आयन, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। तो एक बात होता है कि यहाँ आयनों की अधिकता होगी, यानी यहाँ पे सब कुछ चार्ज पार्टिकल के फॉर्मेट में होगा। दैट्स वाई इसे हम लोग क्या नाम देते हैं बेटा, आयन मंडल। अब ये आयन कैसे बना होगा, तो डेफिनेटली इस इलाके में सूर्यताप तेजी से बढ़ा होगा, और सूर्यताप की वजह से ही गैसें आयनों में परिवर्तित हो गई। लिख लें बेटा, मध्य मंडल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। मध्य मंडल से ऊंचाई की ओर जाने पर तापमान में क्या होता है बेटा, तेजी से बढ़ोतरी होती है, तेजी से वृद्धि होती है। यहां तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। हजारों डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा? इस तापमान पे गैसें आयोनाइज्ड हो जाती हैं, आयनीकृत हो जाती हैं। गैसें क्या हो जाती हैं बेटा, आयनाइज्ड हो जाती हैं, आयनीकृत हो जाती हैं। इसी कारण इसे हम आयन मंडल कहते हैं। ठीक है बेटा, इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं बेटा, आयन मंडल कहते हैं। अब थोड़ा सुनिएगा तब लिखिएगा। वहां पे मैंने आपसे चर्चा किया था कि टूटे हुए तारे की घटना जो देखने को मिलती है वो तो क्षोभ मंडल में मिलती है, लेकिन एक घटना आयन मंडल में देखने को मिलती है, और उस घटना को हम लोग कहते हैं ध्रुवीय ज्योतियां। हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, ध्रुवीय ज्योतियां। इंग्लिश में इसको कहते हैं अरोरा। क्या कहते हैं, अरोरा। और आजकल की सबसे बड़ी परेशानी है कि वो हिंदी में भी ध्रुवीय ज्योतियां न लिख के अरोरा लिखता है। देखा ही होगा, अभी कुछ परीक्षा हुई तो उसमें पूछ लिया। तो ये क्या है बेटा, थोड़ा इसको समझने की कोशिश है, लेकिन अभी आगे और क्लियर होगा, और चूंकि सारी चीजें एक दूसरे से क्या है बेटा, कनेक्टेड है। से आयन मंडल में एक घटना देखने को मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, अरोरा। हिंदी में तो यही लिखते हैं, ठीक है। लेकिन विशुद्ध हिंदी इसकी यह है ध्रुवीय ज्योतियां। ये ध्रुवीय ज्योतियां क्या होती हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ध्रुवीय प्रदेश है, यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है, ये कुंभकर्ण वाला देश है। यहाँ 6 महीने के दिन और 6 महीने की रातें होती हैं, बिल्कुल होती हैं, आज भी होती हैं। यानी अगर रात वाला दौर चल रहा है तो 6 महीने तक रातें ही रहेगी, और दिन वाला दौर चल रहा है तो 6 महीने दिन होंगे। क्लियर है बेटा? लेकिन वहां की रातें स्याह नहीं होती, अंधकार वाली नहीं होती, रात भर रोशनी दिखाई देती रहती है, यानी 6 महीने तक रोशनी दिखती है। अरे रात भर मतलब 6 महीना।
ये कौन सी रोशनी होती है? ये एक्चुअल में सारा जो मामला है वो सूर्य है इसके लिए जिम्मेदार। सोलर फ्लैरेस निकलती है, सौर ज्वालाएं निकलती हैं, और इस हाई टेम्परेचर पे वो भी आयनाइज हो जाती है। और जब वो कभी कभी हमारे पृथ्वी के आयन मंडल में प्रवेश करने लगते हैं तो उनके चार्ज पार्टिकल और आयन मंडल के चार्ज पार्टिकल आपस में टकराने लगते हैं। और बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा डीसी बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव पोल को अगर तार से टच कराएं तो स्पार्किंग होने लगती है। ये सारे चार्ज पार्टिकल आपस में भिड़ने लगते हैं, जगह जगह छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल, पूरा का पूरा एक प्रकाश जैसा दिखाई देने लगता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? ध्रुवीय ज्योतियां। लिखें, आयन मंडल में अरोरा यानी ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई देती हैं। आयन मंडल में अरोरा अर्थात क्या बेटा? ध्रुवीय ज्योतियां दिखाई देती हैं। ठीक है बेटा? अब पोल हमारे दो हैं। एक हम लोगों का है क्या बेटा? नॉर्थ पोल, और एक हम लोगों का कौन सा है? साउथ पोल। मुझे लगता है इसे आप हिंदी में उत्तरी ध्रुव कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल आप समझते हो ना? चार्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल। नॉर्थ माने उत्तर की ओर, साउथ माने दक्षिण की ओर। तो ध्रुवीय ज्योतियां यहां भी दिखाई देती हैं। अरोरा यहां भी दिखेगा, अरोरा यहां भी दिखेगा, एक साथ नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जब यहां दिन होगा तो यहां रात होगी। क्लियर है? जब यहां दिन होगा तो यहां रात होगी, यानी ध्रुवीय ज्योतियां एक साथ उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे नहीं नजर आएंगी। जिधर रात वाला मामला होगा उधर दिखेंगी। क्लियर है बेटा? अब देखो, उत्तरी ध्रुव पे जो दिखाई देती हैं उनका कुछ नाम होगा, और दक्षिणी ध्रुव पे जो दिखाई देती हैं उनका भी कुछ नाम होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं अरोरा बोरियोलिस। क्या कहते हैं बेटा? अरोरा बोरियोलिस। तो अरोरा बोरियोलिस किस ध्रुव पे दिखाई देती है? उत्तरी ध्रुव पे दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योतियों को अरोरा बोरियोलिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पे दिखाई देने वाली ज्योति को अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये नाम याद रखना होगा। उत्तरी ध्रुव पर अरोरा तो दोनों जगह है, तो बोलेंगे, लेकिन इसको बोलेंगे अरोरा बोरियोलिस और इसको कहेंगे अरोरा ऑस्ट्रेलिस। खराब लग रहा है ना? कितना टेढ़ा मेढ़ा नाम, बताइए। अरे आस्ट्रा माने दक्षिण ही होता है। अब हमारी भाषा की समस्या है तो हम लोग क्या करें? इसीलिए किसी महाद्वीप का नाम ही ऑस्ट्रेलिया पड़ा। आस्ट्रा की ओर है, वो दक्षिण की ओर है। आस्ट्रा माने साउथ होता है, लैटिन ग्रीक भाषा के शब्द है। 12 क्लियर है बेटा? तो आप भी कॉपी कर लो, लेकिन हम लोग थोड़ा शब्दों में लिखेंगे ना। उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योतियों को, उत्तरी ध्रुव पर दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योति को, अरोरा को क्या कहते हैं बेटा? अरोरा बोरियोलिस। नाम याद रखिएगा। बच्चे अक्सर भूल जाते हैं कि उत्तरी वाले को बोरियोलिस कहते हैं कि दक्षिणी वाले को कहते हैं। क्लियर है बेटा? दक्षिणी ध्रुव पे माने इधर, इधर जो ध्रुवीय ज्योति दिखाई देती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है बेटा? तो
अपने आप में ये क्वेश्चन है कि अरोरा किस मंडल में दिखाई देते हैं। तो अरोरा किस मंडल में दिखाई देते हैं बेटा? आयन मंडल में दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं मैंने कारण भी बताया। अब थोड़ा देखिए, ये जो आयन मंडल होता है बेटा, इसको हम कई भागों में बांट लेते हैं। हाँ, ज्ञान हम लोगों का जैसे जैसे समय के साथ परिष्कृत होता जा रहा है, वैसे वैसे लेयर की संख्या बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी। एक जमाना था जब हमको यही नहीं पता था कि वायुमंडल क्या था। एक जमाना हुआ जब हम वायुमंडल जाने, फिर ज्ञान बढ़ा तो दो भागों में बांट लिया, फिर ज्ञान बढ़ा तो उनके फिजिकल कैरेक्टर के आधार पर बांट लिया। तो ज्ञान जैसे जैसे हमारा परिष्कृत होता जाएगा, हम तो आगे बढ़ते ही चले जाएंगे। अब थोड़ा देखिए, जैसे जो हम लोगों का आयन मंडल है, वो मैंने अभी बोला कि 90 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर मोटा मोटा कहां बेटा 600 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, ये कोई तार लगा के बाड़ नहीं बना दिया गया है कि बस अब इसके इधर ये ऊपर नीचे होता रहता है, सीजन टू सीजन बदल जाता है, मौसम मौसम बदल जाता है। लेकिन बहरहाल अब इसको हम लोग क्या करते हैं, मोटे मोटे रूप में 3 लेयर में बांट लेते हैं। अभी आजकल 4 लेयर भी बांट लिया गया, वो कोई इश्यू नहीं। डी, ई और एक एफ, आजकल एक जी लेयर भी चल रहा है ना। लेकिन ये सब बहुत मायने नहीं है, 3 मोटे मोटे लेयर होते हैं। इस लेयर को एपलेटन लेयर कहा जाता है। किसको? एफ वाले को। एफ वाले को कहते हैं एपलेटन लेयर, ये वैज्ञानिक का नाम है। इस वाले को कहा जाता है कैनेली हीविसाइड। तो कोई उसको ई लेयर बोलेगा, तो कोई ई लेयर ना कह के कैनेली हीविसाइड लेयर कहेगा। ये भी वैज्ञानिक का नाम है। इसको एफ लेयर कहें या इसको एपलेटन लेयर कहें, और ये डी वाले को तो डी लेयर ही कहा जाता है। थोड़ा आप भी डायग्राम बना लो बेटा। इसको हटा दो, इसको लेके कंफ्यूज हो जाओगे। हम लिखा देंगे लास्ट में। इस सबसे ऊपर एक और लेयर की कल्पना की गई जिसको हम लोग जी लेयर कहते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, ए बी सी मत कर देना, एक्स वाई जेड मत लिख लेना। इनका भूगोल में यही नाम है, डी लेयर, ई लेयर और एफ लेयर। या तो एफ लेयर बोलेंगे या तो एपलेटन लेयर बोलेंगे, या तो ई लेयर बोलेंगे या केनेली हिविसाइड लेयर कहेंगे, है ना बेटा। डी लेयर का कोई नाम नहीं है। ये क्या है बेटा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करिए। आयन मंडल में नीचे से ऊपर की ओर जाने पे तापमान बढ़ता है, हाँ या ना? टेम्परेचर नीचे से ऊपर जाने पर अब बढ़ता है, क्लियर है? तो अब बताइए कि तापमान से ही तो आयनों का निर्धारण हो रहा था। तो जिधर टेम्परेचर ज्यादा होगा उधर आयनों का कॉन्सेंट्रेशन, सांद्रण ज्यादा होगा, हाँ या ना? भाई आयन कैसे बनते हैं? ताप से। और इस बार ऊंचाई की ओर तापमान अब तेजी से सही में बढ़ रहा है, और सूरज बता रहा है कि मैं सही में सो रही हूं। अब तक तो ड्रामा दिख रहा था ना, अब आओ मेरी ओर, हम बताते हैं। अब टेम्परेचर सही में बढ़ता है। तो मुझे बताइए कि यहां की तुलना में यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा और यहां की तुलना में यहां टेम्परेचर ज्यादा होगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो आयन भी ज्यादा होंगे, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अब आप खुद ही बताइए कि आयनों का सबसे अधिक कॉन्सेंट्रेशन कहां होगा? एपलेटन लेयर में होगा, उससे कम ई लेयर में होगा, कैनेली हीविसाइड। और यहां तो बहुत कम होगा क्योंकि अभी तो मध्यमंडल के ठीक ऊपर ही है, अचानक बूम थोड़ी कर जाएगा टेम्परेचर। अब इससे ये होता है कि आयनों का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर की ओर धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। इससे फर्क क्या पड़ता है वो जरा समझना है। एक्चुअल में रेडियो वगैरह के जो भी कार्यक्रम हम सुन पाते हैं,
उन सब के पीछे आयन मंडल उत्तरदायी है। स्पेशली रेडियो के जो कार्यक्रम हम सुनते हैं, वैसे आजकल सुनता ही कौन है, बहुत कम, और सुनते भी हैं तो एफएम सुनते हैं। अब नॉर्मल कौन ये आकाशवाणी गोरखपुर है, वाराणसी है, कौन सुनता है भाई? धीरे धीरे तो विलुप्त ही हो गया आजकल। लेकिन रेडियो के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए आयन मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कभी बचपन से आज तक रेडियो का कार्यक्रम सुना है? अब इधर की बात नहीं कर रहे, कभी भी सुना है? उद्घोषक को, एंकर को कुछ बोलते हुए सुना है? हम थोड़ा सा बोल रहे हैं, ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है मीडियम रेंज पर। ये कभी देखा है लास्ट में क्या बोलते हैं? ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है मीडियम रेंज पर या मीडियम वेवलेंथ पर, ऐसा बोलते हैं। कभी बीबीसी सुनो तो बोलते हैं ये बीबीसी लंदन है शॉर्ट वेव पर। सुन लीजिएगा, आज ही सुन लीजिएगा। ये बोलेंगे आकाशवाणी गोरखपुर है मीडियम वेव पर। ये क्या बोलते हैं लास्ट में? मीडियम वेव ही बोल के जान नहीं छोड़ते, वो वेव लेंथ भी बताते हैं। हाँ, बोलते हैं ऐसा। तो ये क्या चक्कर है यार, मीडियम वेव पर और शॉर्ट वेव पर और धमाका वेव पर, ये क्या इशू है? बोलो खाली रेडियो स्टेशन का नाम, अनाप शनाप काहे बोलते हो भाई? देखो, कभी आपने नोटिस किया है जब रेडियो सुना होगा कि जैसे आकाशवाणी गोरखपुर या आकाशवाणी वाराणसी हम सुनते तो आवाज बहुत क्लियर आती थी, वॉइस क्लियरिटी थोड़ी बढ़िया रहती थी। और जैसे हम शॉर्ट वेव पे ट्यून करते थे, जैसे विविध भारती हो गया, बीबीसी लंदन हुआ, तो आवाज बहुत क्लियर नहीं आती थी। लेकिन एक चीज जरूर था बेटा, इनके प्रसारण का रेंज बहुत, बीबीसी लंदन लगभग पूरी दुनिया में सुना जाता है, जहां जहां हिंदी के श्रोता हैं। आकाशवाणी गोरखपुर भी पूरी दुनिया में सुना जाता है। अच्छा, साउथ के किसी रेडियो स्टेशन का यहाँ ट्यून करके क्या मिलने वाला आपको? कन्नड़ वन्नड़ समझ पाओगे? अरे ठीक ठाक भोजपुरी का कार्यक्रम आ जाता तो वहां माथे पे बल पड़ जाता, भाई क्या बोल रहा है, खेती किसानी कार्यक्रम है। तो ध्यान से सुनो, रेडियो के वे कार्यक्रम जिनके ऑडियंस कम होते हैं, लिमिटेड एरिया में। अब भोजपुरी बेटा केरल में क्या सुनाओगे, अब क्या मिलेगा आपको? तो उसका तो उत्तर भारत का एक बेल्ट है जहां भोजपुरी में लोग सुनना पसंद करते हैं, समझ में भी आती है। मैथिली में प्रसारण होगा, समझोगे? तो इसलिए किया जाता है कि इनको मीडियम वेव पे ट्रांसमिट किया जाता है। मीडियम वेव का ट्रांसमिशन का एरिया बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा एरिया होता। मुझे लगता है आप समझ भी रहे काहे। इस ऊंचाई से तरंगों को लौटाओगे और इस ऊंचाई से तरंगों को लौटाओगे, तो आपको समझ नहीं आ रहा है कि जितनी ऊंचाई से तरंगे लौटेंगी, धरती पर उनका प्रसार उतनी ही दूर तक होगा। बोल नहीं रहे बेटा, ये बहुत सिंपल सी बात है। तो मीडियम वेव का जो ट्रांसमिशन होता है उसको केनेली हिविसाइड ही लौटा देता है, ज्यादा इसको ऊपर नहीं जाना पड़ता, इसलिए इसका एरिया थोड़ा सा छोटा होता है। और जो शॉर्ट वेव पे ट्रांसमिशन होता है वो एप्लेटन लेयर से लौटती है, जो कि काफी ऊंचाई से, लगभग 600-700 किलोमीटर की ऊंचाई से धरती को लौटाई जाती है। इससे इनका कवर एरिया बड़ा हो जाता है, इसलिए हर जगह ये सुनी जाती है। और ध्यान रखना, शॉर्ट वेव की एनर्जी मीडियम वेव की एनर्जी से ज्यादा होती है, ऊर्जा उनकी ज्यादा होती है, छोटी तरंगे होती हैं, इसको पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसको पेनिट्रेट कर जाती हैं, इसे पेनिट्रेट नहीं कर पाती क्योंकि यहाँ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वहां से लौटा दी जाती है। देख लें, रेडियो आदि के कार्यक्रम सुनने के लिए आयन मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयन मंडल की क्या बेटा? महत्वपूर्ण भूमिका है। क्लियर हुआ बेटा? ये भूमिका कैसी है वो थोड़ा लिखना पड़ेगा। डायग्राम बना लिया है बेटा? नंबर 1 पहला पॉइंट बनाए।
मीडियम वेव का प्रसारण ई लेयर, डायग्राम में देखें, ई लेयर या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कैनेली हेविसाइड से परावर्तित होती हैं। से क्या होती हैं बेटा, परावर्तित होती हैं, ठीक है। इसलिए इनके प्रसारण का क्षेत्र छोटा होता है, इसलिए इनके प्रसारण का क्षेत्र क्या होता है बेटा, छोटा होता है। होना भी चाहिए, क्या जरूरत है। दूसरा पॉइंट, शॉर्ट वेव के प्रसारण को बड़े क्षेत्रों में सुना जाता है। शॉर्ट वेव माने क्या, छोटी तरंगें। शॉर्ट वेव का प्रसारण बड़े क्षेत्रों पे सुना जाता है, क्लियर हुआ बेटा। क्योंकि ये तरंगें एफ लेयर, एफ लेयर का क्या नाम था बेटा, एपलेटन लेयर, लिख लें, एपलेटन लेयर से परावर्तित होती हैं। इस कारण इनका प्रसारण क्षेत्र बड़ा हो जाता है, इस कारण इनका प्रसारण क्षेत्र क्या हो जाता है बेटा, बड़ा हो जाता है। क्लियर हुआ बेटा। एक नोट बनाइए, एक नोट लिखिए, दिन के समय रात्रि के, दिन की तुलना में रात्रि के समय, दिन की तुलना में रात्रि के समय रेडियो के कार्यक्रम अधिक स्पष्टता से सुने जाते हैं। सहमत हैं? अरे सुने होंगे रेडियो कभी तब ना यानी दिन में आप उस स्टेशन को सुनेंगे रेडियो के, तो जो क्वालिटी होगी वही स्टेशन अगर आप रात में सुनेंगे तो बहुत वॉइस क्वालिटी क्लियर हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, एक बच्चे ने बताया था कि सर, हाँ नहीं, एक बच्चे ने मुझे बताया, मुझे याद है, उसने कहा सर दिन में बड़ा शोर शराबा रहता है तो इस वजह से, और रात में थोड़ा सा सन्नाटा खामोशी रहती इसलिए। नहीं, पहली बात कि जो आयन है बेटा वो चार्ज पार्टिकल है, बोल नहीं रहे। आयनों का निर्माण कैसे होता है, सूर्य के प्रकाश में। दिन के समय आयनों का फॉर्मेशन जारी रहता है, रात्रि के समय जो भी आयन बन गए हैं वो स्थिर हो जाते हैं, अपनी अपनी पोजीशन होल्ड कर लेते हैं, बनने बिगड़ने का मात्रा। ये रेडियो वेव्स जो होती हैं, यानी प्रसारण की जो तरंगे होती हैं वो रेडियो वेव होती हैं। इनकी खासियत ये है कि चार्ज से प्रभावित होती हैं। जैसे कभी आपने नोटिस किया होगा कि रेडियो का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और कहीं बिजली के दो तार आपस में स्पार्क कर रहे हो तो खरखराहट रेडियो में आने लगती है, क्योंकि रेडियो तरंगे अब उससे प्रभावित हो रही हैं। तो दिन में चार्ज पार्टिकल चूंकि बनते बिगड़ते रहते हैं इसलिए क्वालिटी थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। रात के समय चार्ज पार्टिकल स्थिर हो जाते हैं, इसलिए जो क्वालिटी है वो थोड़ा बेहतर क्वालिटी में आप तक पहुंच जाती है। ये एक बड़ा कारण है बेटा। लेकिन दिन की तुलना में रात्रि के समय रेडियो के कार्यक्रम अधिक स्पष्टता से सुने जाते हैं। लिख लिया बेटा, दिन की तुलना में रात्रि के समय रेडियो के कार्यक्रम अधिक स्पष्टता से सुने जाते हैं, क्योंकि
दिन के समय आयनों का निर्माण होता रहता है, ठीक है बेटा। रात्रि के समय आयन स्थिर हो जाते हैं। रात्रि के समय आयन क्या हो जाते हैं बेटा? स्थिर हो जाते हैं। इसलिए रेडियो के कार्यक्रम अधिक स्पष्टता से सुने जाते हैं। हो गया बेटा। अब अगली हेडिंग बना लीजिए और लास्ट, बहिर्मंडल, एक्सोस्फीयर। यह हमारे वायुमंडल का सबसे बाहरी भाग है। यह हमारे वायुमंडल का सबसे क्या बेटा? बाहरी भाग है। तथा यह नाम मात्र का वायुमंडल है। नाम मात्र माने कहने के लिए वायुमंडल है। यह नाम मात्र का वायुमंडल है। तथा सर्वाधिक हल्की गैसें ही, कारण मैंने बहुत पहले बताया था बेटा, विषममंडल में गैसें आपस में नहीं मिलती है ना बेटा। लेकिन इसके सर्वाधिक बाहरी भागों में हाइड्रोजन तथा हीलियम जैसी हल्की गैसें ही पाई जाती हैं। इसके सर्वाधिक बाहरी भागों में हाइड्रोजन और हीलियम जैसी हल्की गैसें ही पाई जाती हैं। क्लियर हुआ बेटा? ये एक वायुमंडल का सामान्य परिचय था बेटा, एक जनरल सा इंट्रोडक्शन था कि आप थोड़ा वायुमंडल को समझें, गैसों के मिलने जुलने के आधार पे, गैसों के फिजिकल कैरेक्टर के आधार पे क्या क्या हो रहा है, कुछ बेसिक चीजों को हम लोगों ने समझा। अब वायुमंडल का खतरनाक इलाका शुरू होगा। जैसे ये मत समझिएगा वायुमंडल खत्म हो गया, अरे अभी तो वायुमंडल शुरू हो रहा है ना। वो सुनते हैं ना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, तो अभी शुरू हुई है बेटा। आगे अगला जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है बेटा, वो है बड़ा गंभीर टॉपिक और ज्योग्राफी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हमारे जो मित्र हैं अभ्युदय योजना वाले, तो उनके लिए भी अब ये नया होगा, ये आप नहीं पढ़े हैं। तो हेडिंग बनाइए बेटा, आज थोड़ी सी बात करते हैं, शुरुआत तो कर ही देते हैं। और हमारे सभी मित्र जो ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, अब ध्यान से पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब तक जो आपने पढ़ा है ये बुक्स वगैरह में भी ठीक ठाक से है। अगर बच्चा किताब ध्यान से पढ़ता है तो पढ़ के समझ लेगा, लेकिन अब जो पढ़ाने जा रहे हैं उसके लिए तो सामत आ जाएगी आपकी। हम आपको 1 घंटे में समझा देंगे, और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना तो खुद पढ़ने में शायद महीना भर लग जाए और ठीक से आप समझ ना पाए। तो अगला टॉपिक है बेटा हम लोगों का क्या? इंसोलेशन। अब मुझे लगता है ये भी थोड़ा सा बात किया था मैंने, इंसोलेशन पे भी चर्चा उस समय हुई थी, लेकिन ध्यान रखना अगला टॉपिक है हमारा इंसोलेशन। अब कुछ बच्चे तो इसको देख के ऐसा घबरा जाते हैं, ये क्या होता है सर इंसोलेशन? ये कुछ नहीं होता है। इंसोलेशन का पूरा जो नाम है वो है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। उसी को शार्ट में हम लोग क्या कहते हैं? इंसोलेशन। आप पूरा लिखो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ठीक है बेटा, तो हम लोग को पढ़ना क्या है यहाँ पे, जरा वो समझिए। शुरू नहीं करेंगे, थोड़ा सा आपका परिचय करा दे रहे हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं कि धरती पे जो सूर्य ताप है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन
सूर्यताप और उसका वितरण कैसे होता है धरती पर। अरे बेटा एक चीज बताओ, जब दिन होता है तो आधे इलाके में तो दिन हो ही जा रहा है। जैसे ये सपोज करो पृथ्वी है और इधर सूर्योदय हो गया, तो इस पूरे इलाके पे तो दिन है, बोल नहीं रहे हैं। सूर्य की किरणें इस पूरे इलाके पे कोई बेईमानी तो कर नहीं रही हैं, पूरे इलाके पे एक बराबर गर्मी दे रही हैं, लेकिन पूरी धरती के इस इलाके पे हर जगह एक बराबर तापमान काहे नहीं होता। यहां तो बर्फ ही बर्फ रहती है, तो आखिर अरे भाई सूर्य की तो वही किरण यहां भी जा रही है, वही किरण यहां भी आ रही है, लेकिन आखिरकार पूरी धरती पर हर जगह एक बराबर तापमान काहे नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि सूर्य ताप के वितरण को कोई एक तीसरा है जो प्रभावित करता है। ध्यान रखना, इसके लिए सूर्य बेईमान नहीं है, सूर्य जिम्मेदार नहीं है, सूर्य का दोष नहीं है। सूर्य पूरी धरती पर हर जगह एक बराबर गर्मी दे रहा है, लेकिन पूरी धरती पर हमें एक बराबर सूर्यताप नहीं मिल रहा है। उसके लिए कोई ना कोई जिम्मेदार है, और जो जिम्मेदार है उसको डिटेल में धर लेना है। और एक बात समझ लेना कि सूर्य ताप ही वो फैक्टर है जो पूरी धरती के क्लाइमेट को निर्धारित करता है। वो जिस भी रूप में करता होगा, करता वही है। वो पवन को निर्धारित करता है, वो पवन के प्रवाह को निर्धारित करता है, वो वायुदाब को निर्धारित करता है। सब कौन करता है बेटा? सूर्य निर्धारित करता है। तो सूर्य ताप का वितरण अगर क्लियर नहीं होगा तो बाकी जगह बेटा परेशानी होगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग विस्तार से और डिटेल में पढ़ेंगे, घबराने कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, तो आज यही समाप्त कर रहे हैं। कल का कार्यक्रम क्लियर है ही है? बोल नहीं रहे हैं? कल सिर्फ आपका टेस्ट होगा। ऑनलाइन वाले मित्र सुकून में रहें, क्योंकि आपको ऑनलाइन आने की आवश्यकता नहीं है। टेस्ट पेपर हम आपके प्लेटफॉर्म पे भेज देंगे, है ना। लेकिन कुछ मित्र ये चालाकी कर सकते हैं, पहले ऑनलाइन वाला देख लें तब आते हैं ऑफलाइन में। ये नहीं होगा, दोनों एक साथ होगा, बच के जा नहीं पाएंगे। ठीक बेटा, थैंक यू सो मच।